हेलो, जय हिंद। आज की क्लास में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने वाले हैं। ठीक है, राज्य के दिशा निर्देश। इसे पिछले पॉलिटी के पिछले क्लास में हमने देख लिया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से आया हमारे पास। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो ये राज्य के दिशा निर्देश हैं और फंडामेंटल राइट्स हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। तो इन दोनों में हमारे पास एनी टाइम क्लैश होता है। ठीक ना। और फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, और वो सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स को यूज करके गवर्नमेंट को कर्टेल कर सकते हैं, उनके पावर को लिमिट कर सकते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है आपके पास, ये एक निर्देश है। मतलब संविधान ने आपके पास एक निर्देश दिया है कि सरकार लोगों के लिए ये काम करे। अगर वो नहीं करेगी आपके पास तो कोर्ट, मतलब जो लोग हैं आपके पास कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मतलब डीपीएसपी, इसका शॉर्ट फॉर्म डीपीएसपी बोलेंगे। डीपीएसपी ये जस्टिसिएबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर जो भी डीपीएसपी अभी हम लिस्ट देखेंगे, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हम नहीं बोल सकते कि मेरे डीपीएसपी का हमको नहीं मिला, हमका उल्लंघन हो गया, हमें दीजिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपके पास इन्फोर्सेबल है, जस्टिसिएबल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेज आपके पास हुए। केशव नंदा भारती केस, गोलकनाथ केस, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस। इसमें एनी टाइम देखा जाया गया कि कौन सा आपके पास सुपर पावर था। मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर क्लैश हुआ तो किसको ओवर पावर करेंगे हम। ठीक है, तो आपके पास 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, उससे ये हुआ था कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स आपके पास डीपीएसपी के सुपीरियर है। और मिनर्वा मिल्स केस आपके पास 1980 में, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस आपके पास 1980 में आया था। ठीक, तो मिनर्वा मिल्स केस आपके पास 1980 में आए थे, तो उससे ये साबित हो गया था कि आपके पास ये फाइनल हो गया था कि डीपीएसपी जो है वो आपके पास फंडामेंटल राइट से आपके पास सबऑर्डिनेट ही रहेंगे। मतलब फंडामेंटल राइट को आपके पास ओवर पावर करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में क्लैश हो रहा है तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वो क्या बोला जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो डीपीएसपी में हमारे पास जो लिस्ट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपके पास। ठीक है, हमें बारी बारी से देखना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, बस ये बोला जा सकता है कि ये मतलब जो रियल में है कि ये इन्फोर्सेबल और जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, देखते हैं आपके पास लिस्ट में। तो ये आपके पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पास पार्ट 4 में आपके पास आते हैं। आर्टिकल 36 to 51 में आते हैं। आर्टिकल आपको ध्यान देना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 36 to 51 में। ठीक है, तो कुछ तो आपके पास है जो जस्ट एज इट इज़ है, मे बी वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको फोकस रखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। देखते हैं क्या। आर्टिकल 36, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट की क्या परिभाषा है, ये इसमें है आपके पास। नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको समझना चाहिए कि स्टेट क्या है। लेजिस्लेटिव, मतलब जो भी एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी, जो भी आपके पास है वो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, 36। 37, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। जो भी आपके पास दिशा निर्देश है, प्रिंसिपल्स है, उसको अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, लोग के मतलब कि हित में होना चाहिए आपके पास। ठीक ना, तो यह 37 में आपके पास बोला जाता है। मतलब ये छोटी छोटी वर्ड्स है आपके पास, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन 36, 37 से कोई क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। 38, स्टेट टू सिक्योर वेलफेयर ऑफ पीपुल। मतलब स्टेट को ये सिक्योर करना है कि जो भी आप प्रिंसिपल्स लेंगे, जो भी आप फैसला लेंगे, उससे लोगों का वेलफेयर ही होगा। ये आपको ये मतलब साबित करना पड़ेगा, ये आपको सिक्योर करना पड़ेगा कि लोगों का वेलफेयर होगा। ठीक है, लेकिन वन सेकेंड, दीज आर सजेशंस, इंडिकेशन, एडवाइस टू द गवर्नमेंट। वो करे ना करे वो उनकी मर्जी के ऊपर आपके पास है। ठीक है, नेक्स्ट 39, प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय स्टेट। ठीक ना, अब जो भी स्टेट आपके पास जो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे आपके पास, वो प्रिंसिपल्स इसमें 39 में आपके पास समाहित है आपके पास। ठीक है, तो 36 to 39 आपके पास है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में भी इससे थोड़ा आगे बनते हैं। ठीक है, दैट इज 39A। 39A ये आपको साफ साफ दिख रहा है, अमेंडमेंट से आपके पास ऐड है। ठीक ना, मैंने फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो में बोला था, जब कैपिटल ए आपके पास आता है तो ये किसी न किसी अमेंडमेंट से आया है। स्मॉल ए अगर आया हुआ है तो वो, जैसे कि 39 स्मॉल ए होता,
तो स्मॉल ए होता है तो वो उसी का क्लॉज होता है, मतलब वो पहले से इनबिल्ट है। लेकिन कैपिटल ए है तो अमेंडमेंट है। और अमेंडमेंट में क्या हुआ, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट को आपका दिशा निर्देश है कि लोगों को आप इक्वल जस्टिस दो और फ्री लीगल एड आपके पास होना चाहिए। अब जो गरीब दुखिया आपके पास है, किसी केस में फंस गया आपके पास, तो उसको क्या करना है आपके पास, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे दीजिए, फ्री लीगल एड आपके पास। कोई अब जैसे कि उसके पास वकील करने के भी पैसे नहीं हैं, तो क्या उसके तरफ से कोई वकील लड़ेगा ही नहीं? ऐसा थोड़ी होना चाहिए। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको दिया जाएगा आपके पास कि फ्री में, मतलब कि उनका लीगल काम जो होगा वो कर दिया जा सके। ठीक ना, तो ये दिशा निर्देश है। ठीक है, अब सब लोगों को नहीं मिलता है आपके पास। ठीक, 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो समझिए कि गांधीयन प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ आता है आपका। गांधी जी बोलते थे कि हाँ एमएसएमई होना चाहिए, जो पंचायत के लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे उनका विकास होना चाहिए, कॉटेज फैक्ट्री आपके पास होने चाहिए, हैंडलूम इंडस्ट्री आपके पास होने चाहिए। तो विलेज पंचायत को आपके पास गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, और उसी के कारण आपके पास क्या बोलते हैं 92 में आपके पास 93 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आपके पास आ गया पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए। तो ये जो दिशा निर्देश आपके पास, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं हमारे पास सरकार को, तो सरकार ने उसको कुछ में इस्तेमाल किया भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक्ट बनाया भी है। ठीक है, तो बहुत सारे पे एक्ट बना है, बहुत सारे पे नहीं बना। कहने का मतलब ये उनकी मर्जी के ऊपर है, वो देंगे अच्छी बात है, नहीं देंगे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 41। हाँ, तो आपको आर्टिकल के साथ साथ आपके पास वो आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। ठीक है, हाँ आपको काम करने का राइट है, अधिकार है। ठीक है, मतलब आप लड़ सकते हो कि हाँ हम वर्क हम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमें राइट है। ठीक है, लेकिन वन सेकेंड, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक, 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। मतलब हम काम तो करेंगे लेकिन थोड़ा इंसानी कंडीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास ऐसे फैक्ट्री में काम करा रहे हैं जहाँ पे एनी टाइम हजार्डस वेस्ट ही निकल रहे हैं, हजार्डस आपके पास गैस ही निकल रहे हैं। ठीक है, अब है ना ऐसे आपके पास फैक्ट्री एक्ट की मतलब इतने साल से कम उम्र के बच्चे इस पे काम नहीं करेंगे। हाँ, घरेलू इंडस्ट्री होगा आपके पास, छोटे मोटे जो भी आपका कैंडल, मोमबत्ती या आपके पास फूड प्रोसेसिंग छोटी मोटी चीज़ें, तो उनमें बच्चे काम करेंगे। ठीक है, 14 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर रहेंगे आपके पास, तो वो हजार्डस में कर सकते हैं, हजार्डस में आपके पास नहीं करना है। तो ऐसे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, वंस अगेन दीज आर इंडिकेशंस। ठीक है, टू गवर्नमेंट। 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। मतलब हाँ ठीक है कि वर्कर्स को उनका वेज मिलना चाहिए। अब इस पर बहुत सारे एक्ट बने हैं, मिनिमम वेज एक्ट, ठीक है, बहुत सारे आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये सब एक्ट आपके पास बने हुए, मतलब सरकार ने इस पर सुध ली है और एक्ट बनाया है कि हाँ वर्कर के हित में आपके पास होने चाहिए। अभी हाल फिलहाल ये तो आपके पास कि मनरेगा में आपके पास, जैसे कि मनरेगा में क्या था कि कोई भी आपके पास काम करेंगे तो कम से कम 100 दिन मिलने चाहिए, 100 दिन उनको काम मिलना चाहिए। जो भी काम करने के इच्छुक हैं वो 100 दिन आपके पास उनको काम मिलना चाहिए। अगर 100 दिन से कम काम मिलता है तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे और उनको आपके पास बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जस्ट अभी 1-2 महीना पहले की न्यूज़ है कि उनका 100 से 150 150 डेज कर दिया गया है। ठीक है, और मिनिमम वेज एक्ट मनरेगा में आपके पास, एमजी नरेगा में 400 कर दिया गया है मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, तो ये अच्छा ही है, वर्कर लोगों को आपके पास मतलब उनके लिविंग वेज दिए जा रहे हैं आपके पास, तो उन लोगों के लिए तो अच्छा ही है। ठीक है, हाँ लेकिन वर्कर की, और अब तो बहुत सारे लेबर फैक्ट्री, लेबर इंडस्ट्री, लेबर यूनियन बना हुआ था, तो मतलब कि और सारे अमेंडमेंट भी करने थे, क्योंकि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपके पास जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन मेकर अम्बेडकर साहब या जो भी थे, ठीक है, उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन कुछ ज़रूरत पड़ी ना आपके पास आगे भी, वर्कर का देखा गया कि कुछ चीज़ें सही से नहीं मिल रही, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू आया। दैट इज 43A वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। मतलब कि इंडस्ट्री के मैनेज करने में भी आपके पास वर्कर का कुछ हाथ होना चाहिए। ठीक है, अब करना पड़ेगा ना, जैसे कि मैंने हिस्ट्री के सेक्शन में बनाया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक बताया था गांधी जी। ठीक है, तो उसमें आपके पास था कि वेजेस का प्रॉब्लम था, आपके पास दिलवाया गया था बोनस वाला जो भी आपके पास, अगर उसमें आपके पास इंडस्ट्री कैबिनेट में वर्कर लोग पहले से रहते तो उनका पहले से कुछ ना कुछ भत्ता बोनस ये सब फिक्स रहता आपके पास।
तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया आपके पास, ठीक ना। तो वर्कर्स को आपके पास मैनेजमेंट में साथ देना है, ठीक ना, उनको इंटर कराना है ताकि काम अच्छे से हो सके। 43 भी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सही बात है आपके पास, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको प्रमोट किया जाए। जीविका हम लोग के पास है जीविका, ठीक है, मतलब बिहार में जीविका है। क्या करते हैं जीविका आपके पास, यही देखा जाता है कि जो रूरल पीपल है, पुअर पीपल है, उनको पॉवर्टी से बाहर खींचना है। अब कैसे, बहुत सारे तरीके से, उनके जो आपके पास छोटे मोटे आपके पास काम हैं उनको प्रमोट कीजिए। सोलर बल्ब अगर वो मतलब गांव में दे सकते हैं तो वो दिया जाए, ठीक है। जो भी वो हैंडलूम कर सकते हैं आपके पास, हथकरघा जो भी काम शिल्प के काम कर रहे हैं वो प्रमोट करें आपके पास, ठीक है। ये सब आपके पास जीविका का आपके पास काम है। जीविका दीदी, रसोई, ठीक है, आपके पास हॉस्पिटल्स, इन सब चीज़ों में रसोई आपके पास। तो ये स्टेट लेवल पे है। अब बाकी स्टेट पे जैसे केरल में कुमुदश्री, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब कुछ आपके पास है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट कीजिए। अब लोग जो आपके पास है वो केवल सरकारें उनको नहीं खींच सकती है, लोग अपने लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटी बना के काम करना पड़ेगा, फैमिलियर होना चाहिए आपके पास, कम्युनिटी होनी चाहिए जो फेवरेबल कम्युनिटी हो, ठीक है। नेक्स्ट 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक हॉट टॉपिक है। और हॉट टॉपिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास 69 के मेंस में, बीपीएससी 69 के मेंस में, बीपीएससी 70 के मेंस में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब इतना हॉट टॉपिक है कि आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और ये दिशा निर्देश दे दिया गया था, ये अभी आपके पास लागू हुआ है, बातचीत पहले भी चल रही थी। अब इसमें ये है कि गोवा में आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपके पास बहुत पहले से चला आ रहा है। पुर्तगीज मतलब कोड वहाँ पे चलता था आपके पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि सभी लोगों के लिए आपके पास मतलब कानून सेम होने चाहिए। तो हम तो बोलते हैं ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, लेकिन नहीं, सभी लोगों के लिए कानून सेम होना चाहिए। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी है, बुद्ध, सबके लिए बराबर, सबके लिए शादी का आपके पास सेम कानून होना चाहिए, डिवोर्स का सेम होना चाहिए, सक्सेशन का, अडॉप्शन का, सबका सेम होना चाहिए, कुछ का आगे पीछे नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हाल फिलहाल उत्तराखंड में तो लागू हो भी चुका है। अभी हर एक स्टेट में नहीं हुआ, सेंटर में आपके पास नहीं हुआ, लेकिन उत्तराखंड में आपके पास हो गया, ये ध्यान देना है। और ये हॉट टॉपिक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट वंस अगेन दीज आर डायरेक्टिव्स। 45 एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट में मैंने क्या बोला था, एजुकेशन बच्चों को देना है। 21 ही था ना आपके पास, अमेंडमेंट से ऐड हुआ था आपके पास, वो 86 अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो 21A आर्टिकल, उसमें क्या था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए वो देना है। और यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन दिया जा रहा है गवर्नमेंट को कि 6 साल से कम के बच्चे उनको एजुकेशन देना है। अब 6 साल से कम के बच्चे उनको एजुकेशन देना है तो किस टाइप का, सही से खेले, बुझे, इधर उधर ना कूदे, आपके पास पोषण उनका सही होना चाहिए आपके पास, ठीक ना, उनको न्यूट्रिशन आपके पास ठीक से होना चाहिए। जो भी थोड़े बहुत खेल कूद में आपके पास ये इधर उधर के मतलब फोकस्ड होने चाहिए, खेल कूद में थोड़े बहुत भाग लेना, बोलिए आपके पास मतलब 6 साल से कम बच्चों का एजुकेशन आपके पास, ठीक है। ये 45 के अंदर आपके पास आएगा। 46 एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन। अब वंस अगेन आपके पास एजुकेशन, अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो वीकर सेक्शन आपके पास हैं उनको एजुकेशनल इंटरेस्ट भी देखना है, साथ साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखना है। अब हम बारह बोल रहे हैं कि एजुकेशन इंटरेस्ट उनको देखो, अरे उनके पास खाने के सही से पैसे नहीं होंगे आपके पास, आप केवल एजुकेशन देखोगे तो सही से पढ़ेंगे भी नहीं। तो थोड़ा उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देख लीजिए, थोड़ा उनको कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप में, कुछ आपके पास डोमेस्टिक वर्क में आपके पास लगा दीजिए, खाने पीने की कुछ पूंजी हो जाए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाए। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट हल्का सा हो जाएगा आपके पास, जो वीकर सेक्शन है, तो एजुकेशनल इंटरेस्ट भी आ जाएगा आपके पास। लेकिन हाँ, ये सब डायरेक्टिव्स। 47 अब सब कुछ इसी से लिंक है आपके पास। क्या 47 टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये भी आपके पास दिशा निर्देश है। क्या, उनका न्यूट्रिशन बढ़ाइए, ठीक ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ आपके पास कीजिए। अब मेरा एक दोस्त है आपके पास स्कूल टाइम का, ठीक है, वो अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट टीचर है। अब वो स्कूल में आपके पास कभी कभी बताता है कि अरे आज बच्चों को तो मतलब कि हम तो समझते थे पहले कि खिचड़ी मिलती है,
लेकिन नहीं, खिचड़ी के साथ कभी अंडे मिलते हैं, कभी अंगूर मिलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। मतलब कि बिहार गवर्नमेंट में, बाकी गवर्नमेंट में भी आपके पास है, स्टेट में भी, बाकी स्टेट में भी है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपके पास कि काफ़ी हर दिन अलग अलग आपके पास वैरायटी मिलती है। कभी दूध मिल गया, कभी कुछ और मिल गया आपके पास। कहने का मतलब क्या है कि ये जो दिशा निर्देश है ना, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन आपके पास बढ़ाया जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके पास, ठीक ना, हाँ, सही से आपके पास कुछ काम मिले। अब सब कुछ तो इंटरलिंक किया ना, राइट टू वर्क मिलेगा, ह्यूमन कंडीशन मिलेगा, लिविंग वेज मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, बिहार और राजस्थान और भी कुछ स्टेट होंगे, इन सब में आपके पास पब्लिक हेल्थ केयर फ्री है। 1 रुपये 2 रुपये की पर्ची है, आप कटवाइए, जो भी प्रॉब्लम है दिखाइए, आपके पास आपको दवा मिल जाएगी, आपका ट्रीटमेंट आपके पास होगा। पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना है, पहले सबको एसेसिबल तो कराएं, और वो भी फ्री एसेसिबल, क्योंकि गांव में या काफ़ी जगहों पे आपके पास सब लोगों के पास इनकम नहीं होती है, तो वो कम से कम पहुँचे तो सही है आपके पास। और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करें, बहुत जगह पे आपके पास अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खुल गया है, तो ये सब कुछ आपके पास डायरेक्टिव्स है और इस पर काम हो रहा है। तो 47 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। सही बात है आपके पास। अब हमारा देश जो है खेती प्रधान देश है, लेकिन एग्रीकल्चर को अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो क्या होगा, किसान खेती करेगा, उसका फसल हो सकता है खेत में ही खराब हो जाए। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज ये बहुत ज़रूरी है आपके पास। लॉजिस्टिक सेक्टर ये बहुत ज़रूरी है कि उनके खेत से फसल निकले और सही से फैक्ट्री तक पहुंच जाए, थ्रो कोल्ड स्टोरेज, थ्रो एनीथिंग। आपके पास कोल्ड स्टोरेज में जाकर वहीं स्टोर हो जाए आपके पास, या फैक्ट्री में चल जाए। मतलब जो फार्मर है उनको एक सही दाम उनके फसल का मिल सके, ताकि उनको प्रोत्साहन रहे कि हम अगला फसल फिर से लगाएं, सही से लगाएं, अच्छे से लगाएं, कि हमको इसका इनकम हो रहा है। तो और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज होगा तभी। एनिमल हस्बेंड्री, मवेशी पालन, ये भी ऑर्गेनाइज होना है। डेयरी फैक्ट्री, फिशरीज, नीचे नीचे मछली ऊपर बिजली, ये सब आपके पास स्कीम है जो किया जाता है। मत्स्य संपदा योजना, ये सब स्कीम है आपके पास। फिशरी, डेयरी, दूध में हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 आपके पास है, अच्छे खासे, मतलब दूध का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, काफ़ी देशों में आपके पास जाता है। एनिमल हस्बेंड्री, बीफ एक्सपोर्टर अच्छे खासे हम लोग हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी आपके पास है, ठीक है। अंडे का उत्पादन आपके पास अच्छा खासा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये 48 के अंदर आपके पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज और 48A, देख लीजिए, फिर से अमेंडमेंट वाला चीज़ है आपके पास। 48, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब डायरेक्टिव्स है, लेकिन इन लोगों पे काम हुआ, इन चीज़ों पे काम हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। ये तो एक अम्ब्रेला आपके पास है ना एक्ट, इसके अंदर कितने हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, बहुत सारे आपके पास हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रोटेक्शन आपके पास हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जस्ट एज इट इज़ नहीं है, इन पे काम आपके पास हुआ है। बस यही है कि सरकार कर रहे हैं, लोगों को भी आपके पास जागरूक होना पड़ेगा, दोनों तरफ से होंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स मतलब क्या बोलें कि जो कोस्टल स्टेट्स आपके पास हैं, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे आपके पास मैंग्रोव्स होते हैं। वो मतलब कि सेलाइन टॉलरेंट प्लांट्स आपके पास हैं। एक ही पेड़ होगा, बहुत आपको लगेगा कि बहुत सारे पेड़ है, एक ही पेड़ है आपके पास, उसके रूट्स काफ़ी दूर में वाइड एरिया में फैले हुए हैं आपके पास, न्यूमेटोफोर्स, जिससे वो सांस लेते हैं आपके पास। तो मैंग्रोव्स में हमारे देश में वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट में आपके पास इंक्रीज हुआ, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। हमारे पास क्या है कि टारगेट है 33%, जितना हमारे पास लैंड एरिया उसका 33% फॉरेस्ट से कवर करेंगे। अभी राइट नाउ 25% पे हैं, कम है लेकिन इम्प्रूव हुआ है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है आपके पास, आगे भी इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 49, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सही बात है, जो हमारे पास मोनूमेंट्स है उनको बचा के रखना पड़ेगा ना, दोबारा थोड़ी बना सकते हैं उसको, या बनाएंगे तो नया बनाएंगे ना। लेकिन जो है, जो एग्जिस्टिंग है, जो 500 साल, 1000 साल, 2000 साल से आपके पास हैं, उसको प्रोटेक्ट तो कीजिए। टूरिस्ट चीज़ है, सीनिक चीज़ आपके पास है, उससे इनकम होगा, उसके आसपास कितने आपके पास रोजगार रहेंगे, ठीक है। एंड प्लेसेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट कीजिए। अभी भी वर्ल्ड में, ये रिसेंट न्यूज है आपके पास, ताजमहल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है,
डोमेस्टिक के लिए भी और आपके पास फॉरेन के लिए भी, सबसे ज़्यादा आपके पास वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो हमें उस मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। अब मथुरा के आपके पास ऑयल रिफाइनरी, आगरा का आपके पास इंडस्ट्री, इन सब का पॉल्यूशन आपके पास वहाँ जाता है। ताजमहल का वाइट मकराना वो लगभग येलो टाइप का होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। तो हर 1 साल 2 साल पे वहाँ पे पॉलिशिंग होती है, क्लीनिंग होती है, सफाई होती है ताजमहल के, कि उनकी उसकी साइन बनी रहे। ठीक है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि यार मथुरा की ऑयल फैक्ट्री बंद कर दो, आगरा की इंडस्ट्री बंद कर दो, इतना फिजिबल भी आपके पास नहीं है। बहुत लोग का आपके पास एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो भी फिजिबल नहीं है आपके पास। हाँ, लेकिन ये कार्बन न्यूट्रलिटी फैक्टर हम कर सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, माने फैक्ट्री ऐसा हो कि वो कार्बन न्यूट्रल आपके पास हो, पॉल्यूशन कम फैला है, एकदम जीरो तो अभी हाल फिलहाल तो होने वाला नहीं है, आने वाले सालों में होगा, लेकिन अभी कम हो। और आपके पास हाँ, ताजमहल की हमेशा आपके पास क्लीनिंग आपके पास होती है, क्योंकि वो मोनूमेंट्स हमारे पास है, वो धरोहर है जिसे हमें संभाल के रखना है। ठीक है। तो ये हमारे पास 49 में है DPS पे। ठीक है। नेक्स्ट 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हमारे पास वैसे भी आपके पास इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। कानून बनता है लेजिस्लेचर से, इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव। कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या कानून सही नहीं बना, तो जुडिशियरी आपके पास उसमें दखलंदाजी करेगी, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, या PIL फाइल करो तो। और अगर वो गलत है चेक किया जाएगा, और अगर वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, तो उसको फिर नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है। नहीं तो जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से अलग है। अगर लेजिस्लेचर आपका कानून बनाया जा रहा है तो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करने जाएंगे, जुडिशियरी उसी समय नहीं रोक देगा। हाँ, अगर दिख गया उसको ये कानून खराब है आपके पास तो रोक दिया जाएगा, नहीं तो एग्जीक्यूटिव को रोका नहीं जाएगा, हाथ काटा नहीं जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, कीजिए, अच्छे काम कीजिए, कुछ गलत होगा तो फिर हम देखेंगे। दोनों का पावर सेपरेट है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये तो मैंने बताया भी था आपके पास। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये हमारे पास है DPSP 50 में। नेक्स्ट 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये तो आप समझ ही रहे, भारतवर्ष, इंडिया बौद्ध देश है आपके पास, हम लोग कभी भी आपके पास खून खराबा नहीं चाहते, हम लोग शांति प्रिय देश हैं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी देख ही रहे हैं, हम लोग अपनी संप्रभुता भी चाहते हैं, हमारा भी देश सोवरेन आपके पास रहे। कहीं पे भी कोई 2 देश लड़ रहे हैं या कुछ भी आपके पास हो रहा है, ठीक ना, तो टॉक्स थ्रू डिप्लोमेसी, हम दोनों देश से बात करते हैं, दोनों देश को बोलते हैं कि नहीं, आपस में बातचीत कीजिए, बैठ के बात कीजिए। ठीक है। और इस मसले को सुलझाइए, लड़ाई से किसी का हल नहीं है। रसिया से हम लोग ऑयल खरीदते हैं, रसिया हमारे पास एवर लास्टिंग आपके पास दोस्त है, बहुत सदियों से दोस्त है आपके पास। ठीक है। तो रसिया को भी हम एडवाइस देते हैं आपके पास कि लड़ाई ना करें, इसको सुलझाएं। यूक्रेन को भी हम लोग हेल्प करते हैं, वहाँ पे आपका भीष्मा क्यूब्स हमने दिए हैं आपके पास, पोर्टेबल हॉस्पिटल्स। ठीक है, कि आपके यहाँ जो हताहत हुए उनको हम मदद कर दे रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि बातचीत करके ये मसले को ख़त्म किया जाए। तो ये सब कुछ ये दिशा निर्देश है सरकार को, और सरकार ये कर रही है, बहुत कुछ एक्ट के थ्रू कर रही है, मतलब वो इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर वो नहीं करेंगे, लोग अप्रोच नहीं कर सकते हैं कोर्ट को कि मेरा DPSP का हनन हो गया है आपके पास, आप इसमें कुछ कीजिए। तो ये इन्फोर्सेबल, जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन सरकार आपके पास मैक्सिमम DPSP जो भी है, या 51 लास्ट है आपके पास, मैक्सिमम DPSP जो भी है, इनको ये एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया, मतलब सरकार ने उस पर सूद ली है। और बीच बीच में आपके पास जब भी ज़रूरत होती है उसमें आपका मॉडिफाई भी करते हैं। ठीक है। तो 51 देख लिया आपके पास। तो मैंने बोल दिया था कि DPSP हमारे पास 36 to 51 है, आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4 में। ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पे बताया है आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जो कैपिटल A कैपिटल B जो भी है वो हमारे पास अमेंडमेंट के थ्रू है आपके पास। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है। तो 1-2 बार रिवाइज कीजिए, आपके पास इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जिसमें आप एग्जाम में फंसोगे। 1-2 बार रिवाइज करोगे, कभी आपके पास छूटने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए ठीक है, टॉपिक पढ़िए आपके पास, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है। और रिवाइज करते, जितनी वीडियो मैंने बनाए हैं सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। एग्जाम के एटलीस्ट इस टॉपिक के क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर।